हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का तरीका बताता है जब कंडीशंस स्टैंडर्ड ना हो। याद होगा सब लोगों को, पिछले लेक्चर्स में हमने लोगों ने 2 लेक्चर्स में सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करने के तरीकों को देखा था। जितने भी हम लोगों ने कैलकुलेशंस को किए हैं, ऑल ऑफ द कैलकुलेशंस वेर डन इन स्टैंडर्ड स्टेट। सभी स्टैंडर्ड स्टेट में किए गए थे, जहां पर कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी था, टेम्परेचर 298 केल्विन था, प्रेशर 1 atm था। ये सभी स्टैंडर्ड स्टेट में रखकर एक सेल को या इलेक्ट्रोड को, उसके पोटेंशियल्स को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर परिस्थितियों में हमारा ये कंसंट्रेशन 1 हो। ये नॉट इक्वल टू 1 हो सकता है, टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन हो सकता है, और प्रेशर भी 1 atm नहीं हो सकता है। तो ऐसे जब नॉन स्टैंडर्ड स्टेट होते हैं, जहां पर स्टैंडर्ड स्टेट ना हो, वैसे में हम सेल पोटेंशियल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नर्स्ट ने एक इक्वेशन दिया जिसके थ्रू हम लोग बिल्कुल सही पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल के, जब स्टैंडर्ड स्टेट गिवन ना हो। और उन्होंने जो इक्वेशन दिया वही इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट हम लोग इसमें ये डिराइव करेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन आया कैसे, और उसके बाद डिफरेंट कंडीशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। नर्स्ट ने इस इक्वेशन को, जो अपना इक्वेशन दिया था, उसको जनरल फिजिक्स के वर्क डन के इक्वेशन से कैलकुलेट किया था। नॉर्मली हम लोग सेल में जब वर्क डन कराते हैं, यानी कि सिंपली जब सेल काम करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल देता है, यानी कि ई का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू जब उसका पॉजिटिव होता है, तो वैसे केस में हम लोग वर्क डन कहते हैं। तो उसी वर्क डन के फॉर्मूला से नर्स्ट ने इक्वेशन को डिराइव किया था, और फॉर्मूला था W इक्वल्स टू QV, जहां वेयर ये Q बराबर टोटल चार्ज और V इज पोटेंशियल। केमिस्ट्री में हम लोग पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग यहां पर इसको E भी लिख सकते हैं। टोटल चार्ज को हम लोग Q बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। तो टोटल नंबर ऑफ मोल को हम लोग दिखाएंगे N से, और चार्ज को हम लोग फैराडे F से दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग चार्ज को फैराडे से कैलकुलेट करते हैं। तो ये Q के जगह पर आ गया NF, और V के जगह पर हम लोग E भी लिख सकते हैं। इसलिए W इक्वल्स टू, हम लोग वैल्यू को पुट कर से NFE ये निकाल सकते हैं। दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन हुआ बाय एनी सेल। हम लोग जानते हैं कि अगर वर्क डन हो रहा है एक सेल में, देन गिब्स एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। तो फॉर वर्क डन डेल्टा G इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन के लिए डेल्टा G हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम लोग यहां लिख सकते हैं, और डेल्टा G इक्वल्स टू -W। हम लोग इस वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं। वर्क डन -W या W इक्वल्स टू -G, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। W इक्वल्स टू -G, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी शोज वर्क डन, यूजफुल वर्क डन। तो W इक्वल्स टू -G या -W इक्वल्स टू G, एंड W का ये वैल्यू है, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर, तो हम लोग लिख सकते हैं, और डेल्टा G इक्वल्स टू -NFE। ओके, और स्टैंडर्ड स्टेट में इसको अगर लिखें
एट स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा जी डिग्री स्टैंडर्ड स्टेट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई डिग्री, क्योंकि पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड स्टेट में चला आएगा। तो ये वर्क डन हुआ और यहाँ पे डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी या यूजफुल वर्क डन के लिए हम लोगों ने एक डेरिवेशन निकाला। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशंस या थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला के हिसाब से डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी नेपेरियन लॉग क्यू होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोगों ने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी डिग्री गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये नेपेरियन लॉग इसको कहते हैं। ये जो एलन जैसा लिखा हुआ दिख रहा है दिस इज नेपेरियन लॉग या इसको नेचुरल लॉग भी कहा जाता है। दिस इज नेपेरियन लॉग और नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं और इसका वैल्यू होता है लॉग टू दी बेस ई। नेपेरियन लॉग का वैल्यू होता है लॉग टू दी बेस ई एंड एवरीबॉडी नो लॉग टू दी बेस ई बेस पर कोई वैल्यू जब पुट करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं तो उसका वैल्यू होता है 2.303 लॉग टू दी बेस 10। नेचुरल लॉग का ये वैल्यू होता है जब इसको लॉग 10 के बेस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहां पर अगर हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें डेल्टा जी पर, वैल्यूज को ये अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, और डेल्टा जी के जगह पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें अगर तो माइनस एन एफ ई इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई डिग्री प्लस आर टी नेपेरियन लॉग क्यू, ये हमारा इक्वेशन बनता है। हम लोग डिवाइड कर देंगे इस पूरे इक्वेशन को माइनस एन एफ से। डिवाइड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्वेशन बाय माइनस एन एफ। डिवाइड द इक्वेशन बाय माइनस एन एफ। तो अगर हम माइनस एन एफ से इसको डिवाइड करते हैं देन माइनस एन एफ ई अपॉन माइनस एन एफ इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई डिग्री अपॉन माइनस एन एफ प्लस ये हो जाएगा आर टी अपॉन माइनस एन एफ नेपेरियन लॉग क्यू। यहां पे सभी लोग देख सकते हो माइनस एन एफ कट जाएगा, माइनस एन एफ कैंसल हो जाएगा और ये माइनस का वैल्यू यहां जाएगा तो टोटल इक्वेशन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारा हमारे पास क्या बचा इक्वेशन, E इक्वल्स टू यहां पे बचा E डिग्री माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेपेरियन लॉग क्यू। नेपेरियन लॉग के बारे में तो मैंने बता दिया कि इसके वैल्यू को 2.303 लॉग टू दी बेस 10 पुट करेंगे और ये Q रिएक्शन कोएफिशिएंट है। याद होगा 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हम लोग लिखते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट में प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो इस जगह पर अगर हम लोग वैल्यू को पुट करें तो E इक्वल्स टू E डिग्री माइनस आर टी अपॉन एन एफ और नेपेरियन लॉग के वैल्यू को ये पुट करेंगे 2.303 लॉग टू दी बेस 10 क्यू। और बेस 10 हर बार लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ लॉग भी लिख सकते हैं यहां।
R मैंने बताया था गैस कांस्टेंट होता है, वेयर R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T टेम्परेचर है 298 केल्विन। N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। F इज Faraday's कांस्टेंट ये, और Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। सभी वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट कर दें, ऑन पुटिंग दीज ऑल दीज वैल्यू यहां पे, तो इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, इस 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगा E इक्वल्स टू E डिग्री माइनस 8.314 इंटू 298 अपॉन N इंटू 96500 इंटू 2.303 इंटू लॉग Q। ये सभी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया यहां। इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो हमारे पास वैल्यू आएगा E डिग्री माइनस, ये सारा सॉल्व करने पर 0.059 अपॉन N, और सभी यूनिट्स को जब हम लोग पुट करते हैं तो यूनिट्स को पुट करने के बाद हमारे पास जूल पर कुलम का यूनिट बचता है, और जूल पर कुलम इक्वल्स टू होता है वोल्ट, तो ये हमारे पास वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे लॉग Q बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला है जिसको नर्स्ट ने डिराइव किया था और फॉर्मूला के तौर पर दिया टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेल एट एनी गिवन कंडीशन। किसी भी गिवन कंडीशन में आप इस फॉर्मूला को यूज करके सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो, 298 केल्विन ना हो, तो हम यहां पर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और 298 केल्विन पर अगर दे रहा है इक्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है E इक्वल्स टू E डिग्री माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन लॉग, चूंकि हम लोग सेल पढ़ रहे हैं और सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। यहां पर उनके कंसंट्रेशन को पुट करना होता है, तो हम लोग प्रोडक्ट के जगह पर और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। प्रॉब्लम में जो भी कंसंट्रेशन दिया हुआ हो उसके एक्वस स्टेट के कंसंट्रेशन को, एनोड और कैथोड के वैल्यू को हम लोग यहां पुट करते हैं, और किसी भी दिए गए सेल के सेल पोटेंशियल को नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन विच इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन, यही नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट इक्वेशन को अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे किस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम में, सेल जब इक्विलिब्रियम में हो तो चेंजेस क्या आते हैं। केवल हम एक हाफ को लें, जैसे हम सिर्फ एनोडिक हाफ को लें या सिर्फ हम कैथोडिक हाफ को लें, तो कैसे नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग पुट करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ को लें तो कैसे नर्स्ट इक्वेशन पुट होता है। अगर हम सिर्फ कंसंट्रेशन सेल ले रहे हैं और टाइप ऑफ सेल जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो अगर लें तो कैसे यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये हमारा इसमें का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ नर्स्ट इक्वेशन इज अप्लाइड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। नर्स्ट इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को अब हम लोग देखेंगे। केस 1, नर्स्ट इक्वेशन कैसे कैसे अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई हो सकते हैं। केस 1, जब हमें कैलकुलेट करना हो किसी एक हाफ सेल को, ओनली वन हाफ सेल इज टू बी कैलकुलेटेड आइदर एनोडिक और कैथोडिक।
तो लेट्स कंसीडर, हम लोग यहाँ पे ओनली ऑक्सीडेशन हाफ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. वी वांट टू कैलकुलेट ओनली ऑक्सीडेशन हाफ. तो ऑक्सीडेशन हाफ में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे सिर्फ एनोड होगा, और चूंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड का हमारा इलेक्ट्रोड होगा नहीं, और एनोड पर का जो भी कंसंट्रेशन होगा, दिस स्क्वायर बॉक्स रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन. याद होगा 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको स्क्वायर बॉक्स में इस तरीके से दिखाते हैं. और इस केस में सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ हम कंसीडर कर रहे हैं, देयरफॉर ओनली एनोड होगा. तो हमारा रिएक्शन यहां पर क्या हो सकता है? लेट्स कंसीडर M प्लस N में कन्वर्ट हो गया बाई रिलीजिंग N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ. सेल में पोटेंशियल क्या जनरेट हुआ उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल है, हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा. E ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू E डिग्री ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन N log M प्लस N कंसंट्रेशन. इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन यूज होगा. क्योंकि हमारे पास केवल एक ही इलेक्ट्रोड है, केवल इसलिए हम लोग यहां पर वैल्यू को इस तरीके से पुट करेंगे. अगर सेकेंड केस हो जाए, केस 2 रिडक्शन हाफ. फर्स्ट केस में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन हाफ को लिया, सेकेंड केस में लेट्स कंसीडर रिडक्शन हाफ. रिडक्शन हाफ में अगर हम लोग फॉर्मूला को देखें तो रिडक्शन हाफ के वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे तो 1 अपॉन यहां पर वैल्यू आएगा 1 अपॉन M प्लस N. क्योंकि रिडक्शन में जब हम लोग रिएक्शन को शो करेंगे M प्लस N, N नंबर इलेक्ट्रॉन को लेकर M बन गया. तो कंसंट्रेशन को जब पुट करते हैं तो हमेशा एक्वस स्टेट या आयोनिक स्टेट के कंसंट्रेशन को पुट करते हैं, और उस आयोनिक स्टेट के कंसंट्रेशन को यहां हम लोग अगर पुट करें 1 अपॉन, तो 1 अपॉन पुट करने के कारण ये 1 बाई हो जाएगा. लेकिन अगर हम लोग, जैसे मैं इक्वेशन को लिख दूं, E रिडक्शन अपॉन E डिग्री रिडक्शन माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन N log 1 अपॉन M प्लस N. लॉग का कोई भी वैल्यू यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें और इसको शिफ्ट करें ऊपर की ओर, देन इट विल बिकम नेगेटिव. नेगेटिव पावर को जब सॉल्व करेंगे वो नेगेटिव यहां पर आएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसलिए हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा. E रिडक्शन इक्वल्स टू E डिग्री रिडक्शन प्लस 0.0591 वोल्ट अपॉन N log M प्लस N एक्वस. ये फर्क है दोनों में. ऑक्सीडेशन में यहाँ पे माइनस साइन होता है, रिडक्शन में यहाँ पे प्लस साइन होता है. कारण आप लोग समझ गए. हमारे पास दो केस हो गया. जब हम रेडॉक्स रिएक्शन में ओनली ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ को कैलकुलेट करना चाहें और नस्ट इक्वेशन के हेल्प से नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहें, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल के वैल्यू को इस तरीके से हम लोग पुट कर सकते हैं. हमारा केस 3, when cell is in equilibrium, at equilibrium. थर्ड केस है हमारा नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन के लिए. जब सेल के रेडॉक्स रिएक्शन एनोड और कैथोड हाफ इक्विलिब्रियम को अटेन कर लें, तो इक्विलिब्रियम को जब अटेन कर लेते हैं तो एवरीबॉडी नो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो एक सेल में क्या होगा? सेल में एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है. तो इस केस में एनोड जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन कर रहा है कैथोड, वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा. देयरफॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो विजिबल नहीं होगा, जिसके कारण पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. तो इक्विलिब्रियम के केस में E जो भी हमने सेल लिया है वो सेल का पोटेंशियल हो जाता है 0. तो हम जानते हैं, सिंस अभी हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन पढ़ा, E इक्वल्स टू E डिग्री अपॉन 0.0591 वोल्ट अपॉन
log एनोड अपॉन कैथोड। पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया, तो देयरफॉर ये 0 E डिग्री अपॉन 0.0591 वोल्ट अपॉन एन लॉग। अब बच्चों ध्यान देखोगे, एनोड और कैथोड के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुके हैं, और जब इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है तो कंसंट्रेशन बिकम्स के, उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर इट विल बिकम्स लॉग के, इसलिए इसको लॉग के लिखेंगे। ये 0 है, इस इक्वेशन को इधर शिफ्ट करेंगे तो सबको हम लोग कंप्लीटली लिख सकते हैं E डिग्री अपॉन 0.0591 वोल्ट अपॉन एन लॉग के, और यहां से अगर हम लोग लॉग के वैल्यू को निकालें, लॉग के एन को इधर शिफ्ट करेंगे, एन ई डिग्री अपॉन ये नीचे आएगा 0.0591 वोल्ट, और इससे हम लोग लॉग के को निकाल सकते हैं, या सिर्फ हमें के निकालने कहा जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालो, तो अगर हम लोग के को कैलकुलेट करेंगे देन लॉग को शिफ्ट करेंगे, और लॉग जब साइड चेंज करता है इट बिकम्स एंटी लॉग, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी लॉग एन ई डिग्री अपॉन 0.0591 वोल्ट। ये हमारा इक्वेशन है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में हमें 2-3 चीजों को फाइंड आउट करने कहा जा सकता है, आइदर यू कैलकुलेट द लॉग के, और सिंपली यू कैन कैलकुलेट द के और स्टैंडर्ड पोटेंशियल, किसी भी चीजों को हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड केस एट इक्विलिब्रियम। फोर्थ केस है हमारा फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल। एक कॉन्सेंट्रेशन सेल में कैसे नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। केस 4 कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल? कंसंट्रेशन सेल क्या है? वैसे सेल को कंसंट्रेशन सेल कहते हैं जिसमें लिए गए दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के हों, मेटल और नॉन मेटल, जिससे भी वो बना हो वो सेम मटेरियल के हो। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लिखें Zn अपॉन Zn प्लस, और यहां कंसंट्रेशन कुछ है उसका सॉल्ट ब्रिज Zn प्लस 2, कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन है इसका अपॉन Zn। ये हमने जो कंसंट्रेशन सेल लिया इसमें एनोड भी जिंक है, कैथोड भी जिंक है, एनोड भी कॉपर, कैथोड भी कॉपर, एनोड भी हाइड्रोजन, कैथोड भी हाइड्रोजन। तो जो हम लोग कंसंट्रेशन सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल। तब सवाल है कि अगर सेम मटेरियल का है तो वो सेल कैसे होगा, क्योंकि एनोड और कैथोड 2 डिफरेंट मटेरियल के होंगे तभी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दिखाएंगे। तो इस केस में अगर वो सिमिलर इलेक्ट्रोड्स हैं देन हाउ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, या हाउ पोटेंशियल जनरेट्स। तो ऐसे सेल में जहां पर दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो, वहां पर हम जिस सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन लिखा, C1 एंड C2। तो इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण पोटेंशियल जनरेट्स इन द सेल, वैसा सेल ही जो है वो कहलाता है कंसंट्रेशन सेल। ऐसे सेल को हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। अब इस कंसंट्रेशन सेल में पोटेंशियल के कैलकुलेशन को कैसे करेंगे? हमारा फॉर्मूला था E इक्वल्स टू E डिग्री अपॉन 0.0591 वोल्ट बाई N लॉग कंसंट्रेशन एनोड अपॉन कंसंट्रेशन कैथोड। ये हमारा था इक्वेशन। अब ध्यान देंगे, अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड जिंक हैं या कोई भी मटेरियल लेते हैं जहां पर दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, देन स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा वैसे केस में।
तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, E इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन n लॉग। अब यहां हम लोग कंसंट्रेशन पुट करेंगे, इसका कंसंट्रेशन है C1, इसका है C2, इसलिए C1 अपॉन C2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, E इक्वल्स टू माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन n लॉग C1 अपॉन C2। अब सिंपली देख सकते हो नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है, तो नेगेटिव में वैल्यू होने का मतलब है कि सेल विल नॉट वर्क। सेल को वर्क करने के लिए तो कंडीशन हमें क्या चाहिए, ये C2 इसका कंसंट्रेशन श्योरली हाई होना चाहिए। अगर ये C2 का कंसंट्रेशन हाई होगा देन दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बिकम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, तो वैसे केस में देन E इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, E इक्वल्स टू 0.0591 वोल्ट अपॉन n लॉग C2 बाई C1। तो सिंपल सा है। इस इक्वेशन को अगर हम लोग पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को पुट करके हम लोग कंसंट्रेशन सेल के वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर हम लोग इन अलग अलग परिस्थितियों में कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा लास्ट कंडीशन है, नर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को और एनोड और कैथोड पर जो स्टीरियोकाइमेट्रिक वैल्यू हैं उनको कंसंट्रेशन में कैसे पुट किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले नर्स्ट इक्वेशन को सिंपली लिख लेंगे, E इक्वल्स टू E डिग्री अपॉन दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। अब तीन अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे हाउ कंसंट्रेशन इज पुट हियर। वहां पर कंसंट्रेशन को पुट करते समय स्टीरियोकाइमेट्रिक वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है। पहला कंडीशन लेते हैं, Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2 Cu। ये एक सेल इक्वेशन दिया है और इसके पोटेंशियल को कैलकुलेट करने कहा जाए तो मैं अभी बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, उसके वैल्यू को और यहां कंसंट्रेशन में स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट के वैल्यू को कैसे पुट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो इस केस में Zn प्लस 2 बना होगा बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन और Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Cu में रिड्यूस हो गया होगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन दैट इज 2। और हमें इक्वेशन को और किसी अलग तरीके से बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। देयरफॉर इन दोनों के स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट का वैल्यू है 1। तो वैसे केस में अगर हम लोग यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं देन E इक्वल्स टू E डिग्री अपॉन 0.0591 वोल्ट बाई 2। n के जगह पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे 2 और लॉग एनोड का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में जो भी दिया रहे अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में जो भी दिया रहे। इस तरीके से हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। दिस इज केस 1, ये हमारा केस 1 है। लेट्स कंसीडर केस नंबर 2, mg प्लस 2 Ag प्लस Ag। ये एक सेल दिया हुआ है, इस सेल के लिए हमें वैल्यू को कंस्टिट्यूट करना है और नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले हम लोग एनोडिक हाफ को देखें, mg प्लस 2 बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बना होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा।
लेकिन इक्वेशन है Ag प्लस से बना Ag। तो मैंने बताया नस्ट इक्वेशन में या रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस एंड गेन हमेशा बराबर होता है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां गेन दिखाना हो देन वी विल हैव टू बैलेंस दिस, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए ये बैलेंस होकर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से n इक्वल्स टू आया 2, लेकिन अब दोनों के स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यूज डिफरेंट हो गए। इसका वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू है 2। ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे अब यहां पे। तो अगर हम लोग वैल्यू को पुट कर यहां सॉल्व करें, E इक्वल्स टू E डिग्री माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन 2, n के जगह पर 2 आएगा, और लॉग mg प्लस 2 अपॉन Ag टू दी पावर 2। अब Ag के कंसंट्रेशन में हम पावर 2 देंगे क्योंकि एक्चुअल में स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू है इसका 2। मैंने पीछे भी बताया था कि जब हम लोग GCR गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस दौरान हम यहां पर स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एनोडिक या कैथोडिक हाफ में जो भी स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू है उसको उसके पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लिखने के तरीके में चेंजेस आया। एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। Al प्लस 3 Ni प्लस 2 Ni, एल्युमिनियम और निकिल का ये सेल है। इसमें रिएक्शंस क्या होंगे? Al से Al प्लस 3 बना होगा बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, और Ni प्लस 2 से Ni बना होगा बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने जैसे कि बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन शुड ऑलवेज बी इक्वल, तो हमें दोनों को इक्वल करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, देयरफॉर n का वैल्यू इस केस में आएगा 6। लेकिन स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू हो जाएगा 3, इसका स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू 2 और इसका स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू 3। उसको हम लोग पुट करेंगे। पोटेंशियल के वैल्यू को अगर हम डालें E डिग्री 0.0591 वोल्ट अपॉन 6, अब n के वैल्यू में यहां पर आएगा 6, और लॉग एनोड का हाफ है हमारा ये, तो एनोड Al प्लस 3 टू दी पावर, इसके स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट में वैल्यू है 2, तो पावर 2 अपॉन निकल Ni प्लस 2, इसका स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, देयरफॉर पावर 3। तो स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यूज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को लिखने के क्रम में, लेकिन ध्यान देंगे बच्चों स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यूज कुछ भी हो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड विल ऑलवेज रिमेन सेम। वो इस स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण स्टैंडर्ड पोटेंशियल में कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा नस्ट इक्वेशन, उसको डिराइव किया, और नस्ट इक्वेशन के 4-5 अलग अलग एप्लीकेशंस को देखे। नस्ट इक्वेशन को हाफ सेल में आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल अगर इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया हो तो नस्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल हमने लिया है तो उस कॉन्सेंट्रेशन सेल में नस्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, और एक नस्ट इक्वेशन में n के वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन को कैसे पुट करते हैं, और कंसंट्रेशन स्टीरियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यूज के हिसाब से कैसे चेंज करता है और उसके वैल्यू को कैसे पुट करते हैं, हमने आज के इस लेक्चर में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड सभी तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व